पहुंच चुका है। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं जी, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये काफिला उनका यहाँ तक पहुंच चुका है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं जिसमें सतीश चंद्र मिश्र यहाँ आज पहुंच चुके हैं। हम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है, उनका काफिला यहाँ पहुंच चुका है और गाड़ी से उतरते हुए आप देख सकते हैं। दूसरी बड़ी माला वाले जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख। आज का जो मंजर है, आज जिस तरह के हालचाल हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जो भयभीत करने वाला, डराने वाला, जिसमें लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है और हर रोज एक न एक कोई हर 2 घंटे में एक रेप होता है और हर रोज हत्याएं और तरह की घटनाएं, ये तो आम बात हो गई। लेकिन खास तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज, इसको इस सरकार ने निशाने पर ले रखा है और आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दलित समाज के भाई बहन और ब्राह्मण समाज के जो रमाई भाई बहन, उनके ऊपर खुल करके ये सरकार एक पूरी तैयारी के साथ में उनके ऊपर प्रहार करने का काम कर रही है। हम लोग नहीं भूले, आप भी नहीं भूल सकते हो, कभी नहीं भूलेंगे किस तरीके से हाथरस में, इसी जिले में जहां हम लोग हैं, किस तरीके से एक दलित समाज की, हम लोगों की जो लड़की थी, उसके साथ में पहले दुराचार होता है और उसके बाद जब वो अपने प्राण त्याग देती है तो उसके बाद उसके घर वालों को उस बेटी का मृत शरीर भी देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठ करके वहां से निर्देश मिल रहे थे जिला मजिस्ट्रेट हाथरस को कि तुम वहीं पर खड़े रहोगे पूरी फोर्स के साथ, पूरी पुलिस महकमे के साथ में, और जितनी भी और फोर्स चाहिए उठा लो, लेकिन वहां पर कर्फ्यू लगा करके और किसी को, चाहे मीडिया वाले हो और चाहे घर वाले हो, किसी को उसके नजदीक नहीं आने देना। और आपने देखा किस तरीके से मीडिया को भी 2-2 किलोमीटर तक भगाया गया, घर वालों को घर के अंदर कैद कर दिया गया और बाहर से ताले लगा दिए गए। माँ और घर वाले लोग जो है चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमको अपनी लड़की का शरीर तो देखने दो, हमको उसको आखिरी जो हमें शरीर दो, हमें दे दो, जिससे कि हम अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन नहीं, वहां से तो निर्देश था कि किसी हालत में नहीं देना है। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसके बाद आपने ये भी देखा कि किस तरीके से रात में 2-2:30 बजे ले जा करके खेतों में और मिट्टी का तेल डाल करके और किस तरह से शरीर को जला दिया जाता है। आपने अपना वोट दे करके सत्ता में बैठाला और क्या उम्मीद की थी कि ये इस तरह का राज चलाएंगे? उस समय तो आपके बीच में आकर के अनेकों प्रलोभन, अनेकों झूठे वादे, झूठी तस्वीर आपके सामने रखते हुए कि हमको आप अपना वोट दे दीजिए, हम जो है इस प्रदेश को बदल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे और आपको नौकरियां खाली 2 करोड़ सरकारी नौकरियां नहीं, अनेकों नौकरियां आपको प्राइवेट में दिलाने का काम करेंगे। इस तरह के वादे करके नौजवानों से और सबसे वोट लेने का काम किया, धर्म के नाम पे वोट लेने का काम किया। लेकिन करा क्या उसके बाद? उसके बाद 2 करोड़ नौकरी देने की बात करने वालों ने हर साल 2 करोड़ नौकरी लेने का काम किया। उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, 1 नया पैसा नहीं जमाया। लोगों ने कहा कि वो वादे का क्या हुआ? तो कहा कि वो तो जुमला था। तो जुमले बोल करके वोट लेने का काम। किसानों से कहा कि हम आपकी आय 2 गुनी कर देंगे, आपकी आय 2 गुनी पहुंचा देंगे,
दोगुनी तो छोड़िए, उनको तो जमीनों से भी बेदखल करने की योजना बना ली। 3 कानून ऐसे ला करके उनके ऊपर ला दिए, जोर जबरदस्ती करके पास कराने का काम किया दोनों सदनों में। और किस लिए? जिससे कि ऐसा कानून लाए हैं कि जो किसान है वो ठेके में जमीन देने के लिए मजबूर हो जाए बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जिनसे ये लाखों करोड़ रुपया चुनाव के नाम पे लेते हैं। ये वो सरकार है, ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने की पूरे देश की संपदा को बेचने की योजना बना करके एक एक करके जहां जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हो, और चाहे वो तेल निकालने की कंपनी हो, चाहे हवाई जहाज वाली कंपनी हो, एयर इंडिया हो, सबको एक एक करके बेच दिया प्राइवेट हाथों में। बैंकों को भी बेच दिया, लाइफ इंश्योरेंस को भी बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि उन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे उनको बहुत बड़ी रकम मिलती है अपनी पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। और इसलिए लोगों का जहां से भी रोटी रोजी हो सकती थी वो धीरे 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 इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया। आज किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के ऊपर हमलावर है। शुरुआत तो इन्होंने आते ही कर दी थी 2017 में, जब रायबरेली में 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान लोगों को की हत्या कर दी थी। और हत्या हो गई थी, उस खाली हत्या ही नहीं हुई उनकी, उनको जला के मारा गया, उनकी झोपड़ियों को भी जला दिया। और उनके मंत्री ने अपनी पीठ ठोक करके कहा था कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये तो दुर्दांत अपराधी थे। कानपुर में बिकरू कांड जब हुआ उसके बाद तो खुलेआम हमलावर हो गए, बोले ये मौका मिल गया है, अच्छा मौका मिला है ब्राह्मणों को निपटाने का और ब्राह्मणों को सबक सिखाने का। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से चुन चुन करके ब्राह्मणों को मारने का काम हो रहा है। 17.5 साल के लड़के को हरियाणा से उठा लाए और यहीं पर आपके करीब में इटावा के पास लाके उसकी गाड़ी पलटा के उसको गोलियों से भून दिया। 200 रुपए का जो सिलेंडर आता था वो 1300 पहुंचाने का काम कर दिया। जो पेट्रोल 60 रुपए का आता था उसको 110 रुपए पहुंचाने का काम कर दिया। हर चीज की महंगाई बढ़ा दी। पकौड़े बेचने की बात करते हैं, तेल के दाम तो 3 गुने कर दिए, पकौड़ा कैसे बनाएगा कोई पकाएगा, ये तो बता देंगे। कहां से लाएगा पैसा पकौड़ा बनाने के लिए? तो इस तरीके की ये सरकार है। इनके सामने जो मुखौटा लगा है उस मुखौटे को हटा करके इनका असली चेहरा देखिए कि किस तरह का चेहरा, और ये क्या सोचते हैं, इनकी नीयत क्या है। इनकी खाली यही नीयत है कि आपसे नोट भी लो, आपसे वोट भी लो, और उसके बाद कहते हैं कि रोको, अगर ब्राह्मण समाज का है तो ठोक दो। तो एक बार ठान लिया उसे तो वो इनसे डरने दबने वाला नहीं है। आखिरकार वो किसकी वंशज है? भगवान श्री परशुराम की वंशज है। वो डरने और दबनों में नहीं है। आने दीजिए सन 2022। जिस तरह से जो हम जिन कार्यक्रमों में जा रहे हैं प्रबुद्ध समाज के, और जहां पर इन गोष्ठियों में जहां ब्राह्मण समाज के लोग बढ़ चढ़ करके इकट्ठा हो रहे हैं, और जिस तरह से उनके अंदर रोष है और जिस तरह से उनके अंदर जोश है, वो ये दिखाता है कि अब की बार 2007 में जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनवाई थी, अब की बार उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में वो जुड़ करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार अवश्य बनाने का काम करेंगे। और पूर्ण बहुमत का ही नहीं, पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा बनाने का काम करेंगे। हमसे लोग पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी, मीडिया के लोग पूछ रहे थे किसके साथ जाएगी, किसी के साथ गठबंधन करेगी। मैंने उनसे कहा हम बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है। हाँ, करेगी गठबंधन, पर किसके साथ करेगी? पार्टियों के साथ नहीं करेगी। अब की बार इस प्रदेश की जनता के साथ में अपना गठबंधन करके और सरकार बनाने का काम करेगी। और अब की बार इसलिए आपसे अपनी विनती करते हुए ये आप पुनः इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प लीजिए कि अब की बार आने वाले जो चुनाव हैं उसमें इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरह इनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग अपना अमन चैन का एक प्रदेश फिर से कायम करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।